पिछले लेक्चर में अपन ने अंकेक्षण के आधारभूत सिद्धांत डिस्कस किए थे और अंकेक्षण के उद्देश्य डिस्कस करने शुरू किए थे, जिसमें अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो डिस्कस कर लिया है। आज अपन अंकेक्षण के सहायक उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सहायक उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है अशुद्धियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अंकेक्षक जब लेखों की जांच का कार्य करता है, उसे उस प्रक्रिया के दौरान अशुद्धियों का पता भी लग जाता है। ये अशुद्धियाँ पुस्तपालक की अज्ञानता या भूलवश होती हैं। इन अशुद्धियों में भूल की अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि तथा सत्यपूर्वक जैसी अशुद्धियाँ शामिल है। इन अशुद्धियों का अपन आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा सहायक उद्देश्य है छल कपट का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। अशुद्धियों के लिए कहा जाता है कि अशुद्धियाँ हो जाया करती हैं जो भूल या अनभिज्ञता के कारण होती है, परंतु छल कपट जानबूझकर दूसरों को या व्यापारी को धोखा देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः इनका पता लगाने के लिए अंकेक्षक के अनुभव और चातुर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपट करने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक चालाक और चतुर होता है। कपट का पता लगाने के लिए विस्तृत और गहन प्रमाणन और सत्यापन का कार्य करना आवश्यक होता है। अगला उद्देश्य है छल कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। अंकेक्षक प्रत्यक्ष रूप से छल कपट और अशुद्धियों को नहीं रोक सकता, परंतु यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कोई कमी दिखे तो उसे सुधारने का सुझाव अंकेक्षक दे सकता है। जिस क्षेत्र में छल कपट की संभावना हो, उसका विस्तृत अंकेक्षण करने के साथ साथ कार्य करने एवं लेखांकन करने का ऐसा तरीका अंकेक्षक द्वारा सुझाया जा सकता है कि छल कपट की संभावना कम हो जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि उसे लागू करने पर कर्मचारियों में भय व्याप्त हो जाए कि अशुद्धि या छल कपट किया तो पकड़े जाएंगे। इससे न केवल छल कपट पर अंकुश लगेगा, बल्कि कर्मचारी भी सावधानी से कार्य करेंगे, जिससे अशुद्धियां भी कम हो। अगला सहायक उद्देश्य है प्रबंधकों को सलाह देना, एडवाइस टू मैनेजमेंट। अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान मिलने वाली त्रुटियों तथा पाई जाने वाली कमियों को अगला बिंदु है प्रबंधकों को सलाह देना। अंकेक्षण कार्य के दौरान जो भी त्रुटियां मिलती है, जो भी कमियां पाई जाती हैं, उसकी जानकारी अंकेक्षक को होती है। यदि प्रबंध वर्ग अंकेक्षक के प्रतिवेदन में बतलाई गई इन कमियों को दूर करने के लिए सलाह मांगे तो अंकेक्षक को सलाह देनी चाहिए, ताकि उसे अंकेक्षण करवाने का लाभ मिल सके। अंकेक्षक सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है, परंतु प्रबंधकों द्वारा निवेदन करने पर वह सलाह दे सकता है। उसके बाद अगला सहायक उद्देश्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना। अंकेक्षण करवाने का एक यह भी उद्देश्य होता है कि व्यापारी इस तथ्य से संतुष्ट हो जाए कि उसके व्यवसाय में जिन जिन अधिनियमों के प्रावधानों की पालना होनी चाहिए वे हो रही है। यदि अंकेक्षक को इनकी पालना में कोई त्रुटि दिखे तो उसे प्रबंधकों को सूचित करना चाहिए, जैसे आयकर, बिक्री कर, भविष्य निधि अधिनियम आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है, उनके अधिनियमों की पालना नहीं की गई है, तो अंकेक्षक को प्रबंधकों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। छठा सहायक उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों की संतुष्टि।
satisfaction of government officers. सरकारी अधिकारी जैसे आयकर संबंधी अधिकारी, बिक्री कर, उत्पादन कर या बैंक ऑफिशियल्स या कंपनी मामलों के अधिकारी, ये अंकेक्षित लेखों पर विश्वास करते हैं और व्यापारी के लेखों की गहनता से जांच किए बिना ही अंकेक्षित लेखों के आधार पर अपनी राय निर्धारित कर लेते हैं। इससे उनके समय और श्रम दोनों की बचत होती है और अनावश्यक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। यह भी एक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। इसके बाद है कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज। यदि कार्य करने वाले व्यक्ति को ये मालूम हो कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की जांच तीसरे योग्य, कुशल और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा की जाएगी, तो कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है और वे अपना कार्य सावधानी से करते हैं, जिससे गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है और छल कपट पर भी अंकुश लगता है। अगला उद्देश्य है अंकेक्षक को राय प्रकट करने हेतु प्रभावी योजना बनाना। अंकेक्षक कोई भी राय प्रबंधकों को देता है, कर्मचारियों को देता है, तो उसके पहले उसे एक प्रभावी योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि उसने जिन तथ्यों, प्रमाणकों, प्रपत्रों, विवरण पत्रों के आधार पर अंकेक्षण कार्य किया है, उसमें जो उसने कमियां पाई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए ही अपनी राय विभिन्न पक्षकारों को देता है। तो इसके लिए उसे उदाहरण स्वरूप ये बताना पड़ता है कि ये त्रुटियां हुई है, जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बिना प्रभावी योजना बनाए, बिना उचित प्रूफ के कोई राय दें तो उस राय का उतना महत्व नहीं होता। इसलिए अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए प्रभावी योजना बनानी चाहिए। और अंतिम उद्देश्य है लाभार्जन क्षमता और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करना। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अशुद्धियां, एरर्स। अशुद्धियां किसे कहते हैं? वे भूलें जो लेखांकन का कार्य करने वाले व्यक्ति की अनभिज्ञता के कारण या अनजाने में होती है, उन्हें अशुद्धियां कहते हैं। लेखांकन के अंतर्गत होने वाली अशुद्धियों को अपन 5 भागों में बांटते हैं। भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन, लेखे की अशुद्धि, एरर्स ऑफ कमीशन, दोहराव की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, सिद्धांत की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, और लास्ट क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग एरर्स। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि भूल की अशुद्धि किसे कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन क्या है। यदि व्यवहार पुस्तकों में लिखने से ही रह जाए तो ऐसी अशुद्धि भूल की अशुद्धि कहलाती है। भूल भी 2 तरह की हो सकती है। एक वह भूल होती है जिसमें पूरा व्यवहार ही लिखने से रह जाता है। यह भूल तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। परंतु दूसरी भूल इस तरह की होती है कि जिसमें सहायक बहियों या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में तो लेखांकन हो जाता है, परंतु उसकी खतौनी करने में भूल हो जाती है। तो इस भूल का प्रभाव तलपट के मिलान पर पड़ता है, अतः इनका पता लगाना कठिन हो जाता है। दूसरी है लेखे की अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ कमीशन। ये वे अशुद्धियाँ होती हैं जो प्रारंभिक शेष की राशि गलत लिखने, गलत पक्ष में लिखने, मतलब क्रेडिट की डेबिट, डेबिट की क्रेडिट, व्यवहार की राशि का गलत लेखा करने, गलत पक्ष में खतौनी करने, गलत राशि से खतौनी करने, जोड़ लगाने, शेष निकालने इत्यादि के कारण होती है। इनका पता तलपट बनाने पर ही लगता है, क्योंकि तलपट मिलता नहीं।
अंकेक्षक नैतिक जांच रूटीन चेकिंग द्वारा इन अशुद्धियों का पता लगा सकता है। यह अशुद्धियां तलपट के मिलान को प्रभावित कर भी सकती है और नहीं भी करे। तीसरी है दोहराव की अशुद्धियां। ऐसी गलतियां दो तरह से हो सकती है। एक तरह की गलती में कोई व्यवहार प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में ही 2 बार लिख देने के कारण होती है। इसका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूसरी तरह की गलती खतौनी के कारण होती है, जिसमें खाते के एक पक्ष में एक व्यवहार की खतौनी 2 बार करने के कारण होती है। इस प्रकार की गलती से तलपट का मिलान प्रभावित होता है। सिद्धांत की अशुद्धि, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार लेखा न किया जाए तो भी अशुद्धियां सिद्धांत की अशुद्धियां होती हैं। इनमें पूंजीगत मदों को आयगत मानकर लेखा करने, संपत्तियों का मूल्यांकन गलत करने आदि कारणों से होती हैं। ये अशुद्धियां अनभिज्ञता से भी हो सकती हैं और लाभों को कम या अधिक दिखाने के लिए जानबूझकर भी की जा सकती है। इन्हें पकड़ने के लिए अंकेक्षक को बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए, अन्यथा अंतिम खाते गलत बन जाते हैं। इनसे तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अशुद्धियां छल कपट के उद्देश्य से भी की जा सकती है। अंतिम है क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर्स। ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अशुद्धियां एक साथ होती हैं और वे आपस में अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है। इनका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इन अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है।